हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा मौजू है डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ये इंग्लैंड के साइंसदान थे। 1809 साल में ये पैदा हुए। इनको बहरी सफ़र का बहुत शौक़ था। एक सयाह भी थे, तो ये बहरी सफ़र पर निकले। 1831 साल में HMS बीगल नाम के एक जहाज़ में बैठकर जो है वो समुद्री सफ़र पर निकले और करीब 5 साल तक वो बहरी सफ़र करते रहे। इन 5 सालों के बहरी सफ़र के दौरान वो बहरुल काहुल, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन पर सफ़र करते रहें और जनूबी अमेरिका के बहुत सारे जज़ीरा और जो साहली इलाके हैं उनको विज़िट किया। और इस दौरान वो मुख्तलिफ़ अक़साम के नबातात और जानदारों का मुशाहिदा किया और उनका मुताला भी किया। और उन जानदारों के मुशाहिदा और मुताला करने के बाद वो एक नज़रिया पेश किए इर्तिक़ा के मुतल्लिक़। उन्होंने अपने ख़यालात को मुरतब किया, अपने नज़रियात को तरतीब दी और एक किताब लिख डाली उन्होंने 1859 साल में। और इस किताब का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नज़रिया इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ डार्विन के जो भी ख़यालात और नज़रियात हैं उनको डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है, या मजमूई तौर पर डार्विन के ख़यालात और नज़रियात को इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ जो है उसे हम डार्विनिज़म भी कहते हैं। जैसे लामार्किज़म जैसे हमने कहा था, उसी तरह से हम इसको डार्विनिज़म भी कहते हैं, डार्विनिज़म। तो डार्विनिज़म क्या हुआ? डार्विनिज़म है चार्ल्स डार्विन के इर्तिक़ा से मुतल्लिक़ उनके जो ख़यालात और नज़रियात हैं। और उनके ख़यालात और नज़रियात किस चीज़ पर मबनी हैं? मुख्तलिफ़ अक़साम के जानदारों और नबातात के मुशाहदे के ऊपर। मुशाहदे को उन्होंने मुशाहदा किया और उनसे कुछ नताइज बरामद किए, तो उसी को डार्विनिज़म कहते हैं या थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में तकरीब 5 या 6 अहम नुकात हैं, पॉइंट्स हैं, जिसको हम अब एक एक करके जो है डिस्कशन करेंगे। डार्विन ने सबसे पहले ये कहा, इनका जो पहला पॉइंट है वो है प्रोडिगैलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। हर जानदार जिनसी तौलीद के ज़रिया बच्चे पैदा करता है। जानदारों की एक खसूसियत है रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस करता है, उसके अंदर एक सलाहियत होती है और एक से ज़ायद जो है बच्चे को पैदा करता है। अब इंसानों में ले लीजिए, आज के तो दौर में जो है फैमिली प्लानिंग या यूँ कहिए मैंने ख़ानदानी मनसूबाबंदी या महंगाई की वजह से बच्चे कम पैदा करते हैं लोग। लेकिन आज से 20-25 साल पहले जो है एक वालिदैन के 10-10, 12 बच्चे हुआ करते थे। लेकिन ज़माना बदल चुका है, अब लोग जो है औलाद ज़्यादा नहीं पैदा करते। पहले के लोग लार्ज फैमिली को पसंद करते थे, अब जो है एक स्मॉल फैमिली को ही पसंद करते हैं। लेकिन खैर जो भी हो, तो जानदारों में एक सलाहियत है बच्चे पैदा करने की। अब जैसे मिसाल के तौर पर जैसे एक देखिए, जैसे कि ओइस्टर इसको हम झींगा बोलते हैं, ये जो है
ये जो ओयस्टर जो जानदार है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक साल में 60 करोड़ अंडे देती है, 60 करोड़। और इसी तरह से जो है सालमन जो मछली है, सालमन मछली वो जो है आपका माने अंडे देने के मौसम में तकरीबन 3 करोड़ अंडे देती है, 3 करोड़ अंडे। और ओयस्टर 60 करोड़ अंडे देती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 60 करोड़ अंडे या 3 करोड़ अंडे से अगर बच्चे पैदा हो जाएं, और तो कई नस्लों के बाद आप सोच सकते हैं कि ये दुनिया जो है पूरे जानदारों से जो है भर जाएगी, पूरे जानदारों से भर जाएगी, रहने की जगह नहीं रहेगा। लेकिन फिलवाक़े ऐसा नहीं होता है। अल्लाह ताला का निज़ाम ही एक ऐसा है कि इतने सारे माने औलाद को ज़िंदा रहने नहीं देता है, नहीं तो तवाज़न बिगड़ जाएगा। तो ये अल्लाह ताला का एक ऐसा ख़ुद का इंतज़ाम है, एक कुदरती इंतज़ाम है कि जिसकी वजह से जो है इतने जानदार जो है इस ज़मीन पर नहीं बच पाते हैं। बहुत से इसमें मर जाते हैं और बहुत से जो है ज़िंदा रहते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ कि प्रोडिगैलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा नुक्ता उन्होंने पेश किया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। चूँकि जानदार जो है बच्चे पैदा करते हैं, जानदार पैदा होते भी हैं, लेकिन अच्छा जानदारों का पैदा होने का कोई लिमिट भी नहीं है। अनलिमिटेड नंबर्स में जो है जानदार पैदा होते हैं। लेकिन एक नज़रिए ये भी है कि स्पेस और फूड लिमिटेड है। ये एक नज़रिया है। स्पेस एंड फूड माने ग़िज़ा और रिहाइश महदूद है और जानदारों की पैदाइश लामहदूद है। तो लामहदूद जानदारों के लिए महदूद रिहाइश और ग़िज़ा जो है इनफ नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि जानदारों के अंदर जो है एक स्ट्रगल, जद्दोजहद जो है शुरू हो जाता है एग्जिस्टेंस के लिए, बका के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। जानदार जो है फूड के लिए, ग़िज़ा की रसाई के लिए, रहने के लिए आपस में जो है एक झगड़ा शुरू हो जाता है, एक जद्दोजहद शुरू हो जाता है। इसको डार्विन ने नाम दिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आप इसकी मिसाल ऐसे देख सकते हैं कि दोपहर के बाद खाना खा लेने के बाद जब हम लोग के घर में जब कुछ खाना जब बच जाता है तो बाहर हम लोग जो कुत्तों के सामने खाना को हम डाल देते हैं। अब देखिए ग़िज़ा थोड़ा ही सा रहता है, लेकिन वहाँ पर 4-5 जो है कुत्ते पहुँच जाते हैं। अब 4-5 कुत्ते पहुँच गए। अब उन 4-5 कुत्तों के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रगल शुरू हो जाता है। वो बोलता है हम खाएंगे, वो बोलता है हम खाएंगे, सब पहुंच जाते हैं, लेकिन सब नहीं खा नहीं पाता, कोई एक ही कुत्ता खा नहीं पाता है। तो ये एक स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता है। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किस वजह से है कि महदूद रिहाइश और महदूद ग़िज़ा लामहदूद जानदारों के लिए इनफ जो है नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। अब डार्विन ने कहा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो है 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, माने एक ही नौ के जानदारों के अंदर जो है, माने एक ही स्पेसीज के जानदारों के अंदर जो है जद्दोजहद। जैसे कुत्तों के अंदर जो है जद्दोजहद शुरू हो गया, तो कुत्ते एक ही स्पीसीज के हैं, तो इसे कहा जाता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इसमें क्या होता है कि
मुख्तलिफ अनवा के जो है या मुख्तलिफ नौ के जानदारों के अंदर जो है झगड़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि चूहा और बिल्ली, चूहा एक अलग स्पीसीज का है और बिल्ली अलग स्पीसीज का है। अब चूहा और बिल्ली के अंदर में मैंने जद्दोजहद हो रहा है एग्जिस्टेंस के लिए। बाघ और जो है बकरी के दरमियान में जो है जद्दोजहद शुरू हो गया है, तो इसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। और एक होता है एनवायरमेंटल स्ट्रगल, एनवायरमेंटल स्ट्रगल, ठीक है। मिसाल के तौर पर चेंज ऑफ वेदर होता है तो इंसान जो है उसके हिसाब से जो है स्ट्रगल करता है। सर्दी होती है, जो गरीब लोग होते हैं उसके पास जो है अगर मुनासिब जो है माने कपड़े नहीं है सर्दी से बचने के लिए, तो उससे वो फाइट करते हैं। तो डार्विन ने कहा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तीन तरह के होते हैं, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, सॉरी इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल और एनवायरमेंटल स्ट्रगल। तो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या है कि एक ही नौ के जानदारों के दरमियान आपस में जद्दोजहद होना। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या है कि मुख्तलिफ नौ के जानदारों के अंदर जो है जद्दोजहद का होना। और एनवायरमेंटल स्ट्रगल क्या हुआ कि माहौल के गैर मुनासिब हालात से मुकाबला या जद्दोजहद करना है, जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश वगैरह वगैरह। तो ये हुआ आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा जो नुक्ता उन्होंने जो बयान किया वो है वेरिएशन। हम हेरिडिटी चैप्टर में जो है पढ़ चुके हैं कि वालिदैन के जो बच्चे होते हैं तो बच्चों और वालिदैन के अंदर में बहुत मुशाबहत होती है, बहुत मुमासलत होती है। माने एक बच्चा जो है अपने बाप के कुछ औसाफ के साथ पैदा होता है, ठीक है। अगर बाप गोरा है तो बेटा भी गोरा है, बाप लंबा है बेटा भी लंबा है। तो औलाद और वालिदैन के माबैन मुशाबहत या मुमासलत होने के बावजूद भी जो है बच्चे 100% अपने पेरेंट्स के तरह नहीं होते हैं। कोई भी बच्चा अपने बाप का ट्रू कॉपी नहीं होता है। यहाँ तक कि भाई बहन भी जो है एक जैसे नहीं होते हैं। भाई बहन आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, वो बच्चे जो हैं वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं। तो वो औसाफ जो कि माने बच्चों के वो औसाफ जो कि वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं उन्हें हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन कहते हैं। ये वेरिएशन बहुत किसी में हो सकता है, सोच विचार में हो सकता है, इंटेलिजेंस में हो सकता है, मेमोरी में हो सकता है, जो है खाने पीने के शौक ज़ौक़ में हो सकता है, कपड़ों के कलर के जो है माने चॉइस में भी हो सकता है। माने वेरियस फील्ड्स में जो है बच्चे जो है अपने वालिदैन से जो है या भाई बहन या दो भाई आपस में एक दूसरे से मल्टी फील्ड्स में जो है वेरियस फील्ड्स में जो है वो इख्तिलाफ करते हैं। तो औलाद जो है माने वालिदैन के जो औलाद होते हैं या यूँ कहिए कि जानदार जो वेरिएशंस के साथ पैदा होते हैं, जानदार वेरिएशंस के साथ पैदा होते हैं। और ये वेरिएशन जो है इवोल्यूशन का जो है मेन फैक्टर है। अब वो कैसे है कि वेरिएशन, अच्छा अब इस वेरिएशन जो है दो तरह के होते हैं। एक वेरिएशन होता है फेवरेबल वेरिएशन और दूसरा होता है अनफेवरेबल वेरिएशन। अनफेवरेबल वेरिएशन मतलब क्या हुआ कि मुफीद या मुनासिब इख्तलाफात, या दूसरा क्या हुआ नुकसानदेह या नामुनासिब इख्तलाफात। तो इसे कहते हैं हम वेरिएशन। तो याद रखिएगा कि जानदार जो है इस दुनिया में जो है इख्तलाफात के साथ पैदा होते हैं। ये इख्तलाफात उनके वालिदैन के मुकाबले में होता है। तो अच्छा अब इख्तलाफात दो तरह के होते हैं, फेवरेबल वेरिएशन और अनफेवरेबल वेरिएशन। अब जो है फेवरेबल वेरिएशन क्या होता है कि
माने वो जानदार, फेवरेबल वेरिएशन किसे कहते हैं, माने वो जानदारों के वो इख्तिलाफात जो जानदारों को माहौल के साथ मुताबिकत रखने में, एडजस्ट करने में माविन साबित होता है, उसे हम फेवरेबल वेरिएशन कहते हैं। माने वो जानदार जो किसी गिवन एनवायरनमेंट में अगर माहौल के साथ एडजस्ट करने में कामयाब हो जाता है उस वेरिएशंस के साथ, तो हम कहेंगे कि उसका जो वेरिएशन है वो फेवरेबल है, फेवरेबल। और वो जानदार जो अपने माने वो जानदार जो वेरिएशंस के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनके वेरिएशन जो है, उसके इख्तिलाफात जो है, उस जानदार को एक माने गिवन सराउंडिंग में जो है, या एक गिवन सिचुएशन में, या एक गिवन एनवायरनमेंट में उसको एडजस्ट नहीं होने देता, एडजस्ट नहीं करने पाता है, मुताबिकत नहीं रखने पाता है, तो उसे हम कहेंगे कि अनफेवरेबल वेरिएशन। अब जो है इसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का माने जानते हैं चुनाव, चुन लेना, और नेचुरल माने नेचर। अब यहाँ पर एक तरह से चुनाव हो रहा है। सिलेक्टर, जैसे टीम का एक सिलेक्टर होता है, तो जैसे फुटबॉल टीम है, उसको कोई मैच खेलना है, तो कौन कौन से प्लेयर्स जो है किसी मैच में खेलेंगे उसको सिलेक्टर जो है सिलेक्ट करता है। तो जिसको सिलेक्ट किया जाएगा वही जो है मैच खेलेगा। तो सिलेक्टर, तो यहाँ पर सिलेक्ट कौन हो रहा है, सिलेक्टर कौन है, नेचर। सिलेक्शन किसका हो रहा है, जानदारों का। तो इस दुनिया में जो है, इस कायनात में जो है, अब जो है, अच्छा अब देखिए, अच्छा अब सिलेक्शन किसका होता है खेल में, जो प्लेयर फॉर्म में है, इन फॉर्म है, जिसका प्रीवियस 2-4 मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, सिलेक्टर उसी को जो है खेल के लिए चुनेगा, नेक्स्ट मैच के लिए चुनेगा। और जो प्लेयर जो है फॉर्म में नहीं है, ऑफ कलर है, 3-4 मैचेस में उसका जो है ना माने परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो बैड फेज से गुजर रहा है, सिलेक्टर उसको नहीं चुनेगा। उसी तरह से यहाँ पर जानदारों का जो है सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर जानदार 2 तरह के हैं, एक वो जानदार जिसके पास फेवरेबल वेरिएशंस है, और दूसरे वो जानदार हैं जिसके पास अनफेवरेबल वेरिएशंस हैं। तो यानी कि मुनासिब और गैर मुनासिब इख्तिलाफात वाले जानदारों में से जो है सिलेक्शन होगा। तो नेचर जो है क्या करती है कि जो मुनासिब इख्तिलाफात के साथ जो जानदार है, जो वो जानदार जो कि माहौल के साथ अडेप्टेड है, जो अडेप्ट करने पाएगा, जो एडजस्ट हो जाएगा, उसको जो है नेचर चुन लेती है। और वो जानदार जिसके पास माने गैर मुनासिब इख्तिलाफात है, जो माहौल के साथ मुताबिकत नहीं रख पा रहा है, उसको जो है नेचर जो है सिलेक्ट नहीं करती है। तो अच्छा अब यहाँ पर सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। फ़र्ज़ कीजिए कि एक इन्वायरमेंट, कोई एक मकाम है, उस मकाम में मान लीजिए कि एक वेरी जो है माने लार्ज ट्री है, ठीक है, लार्ज ट्री है। और वहाँ पर फर्ज कर लीजिए कि 3 एनिमल्स हैं, मान लीजिए 3 एनिमल्स है, ठीक है। एक जो है लार्ज एनिमल है और 2 जो है माने जो है ये शॉर्ट एनिमल हैं, ठीक है, या स्मॉल एनिमल, स्मॉल साइज के हैं। एक लार्ज एनिमल है और दूसरा जो स्मॉल एनिमल्स है। अब देखिए, चूँकि दरख्त ऊंचे हैं, इसके पत्ते थोड़ा बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं, तब जाहिर से बात है कि जो एक ही जो है कम्युनिटी के जो है माने एक ही नौ के जो है मान लीजिए यहाँ पर जानदार हैं। फर्ज कर लीजिए कि जिराफी है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा माने हाइट में बड़ा है, उसका गर्दन ऊंचा है, और दूसरा जिराफ स्मॉल साइज का है, उसका गर्दन छोटा है। अब तो अच्छा, यहाँ एनवायरनमेंट से मुराद क्या है, लार्ज ट्री। अब आप तो खुद समझ सकते हैं कि जो लार्ज ट्री का जो पत्ता है उसको कौन खाने पाएगा, जिस जिराफ का हाइट बड़ा है, माने बिग जो जिराफ है वो जो इसके पत्तों को खाने पाएगा। और जो स्मॉल
जिराफ है उनको पत्तों को नहीं खाने पाएगा। यानी इसके साथ माने ऊंचे गर्दन का होना ये इसका एक फेवरेबल वेरिएशन हो गया, और स्मॉल नेक का गर्दन होना इसका एक नामुनासिब अनफेवरेबल वेरिएशन हो गया। तो अब ये जो है इसको पत्तों को खाने पाएगा तो ये जो है जिंदा रहेगा, ये नहीं खाने पाएगा ये मर जाएगा। ये मर जाएगा मतलब क्या हुआ, ये माने माहौल में ये गायब हो गया, ये बचा रह गया। तो यहाँ पर इसका बचना मतलब क्या हुआ कि नेचर जो है इसको सिलेक्ट कर लिया, नेचर इसको सिलेक्ट कर लिया। नेचर ऊंचे गर्दन वाले जिराफ को या जानदार को माने चुन लिया, और जो छोटे गर्दन वाले जो जानदार थे उसको नेचर जो है बाद दे दिया। तो इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो फेवरेबल वेरिएशन इसके साथ है, अनफेवरेबल वेरिएशन इसके साथ है। अब जब जो है अब ये जो है जब गायब हो जाएगा तो अब जो है नेचर में बच जाएगा सिर्फ ऊंचे गर्दन वाले माने जानवर। अब ये ऊंचे गर्दन वाले जानवर जो है रिप्रोड्यूस करेंगे, इनसे बच्चा पैदा होंगे, उनके भी जो है ये क्या कहता है कि ये गर्दन ऊंचे गर्दन होंगे, फिर उनके अंदर भी जो इसी तरह से वेरिएशंस होगा। इसी तरह से जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन के बाद माने बहुत माने सालों के बाद जो है या बहुत क्या कहिए कि नस्लों के बाद जो है, कई नस्लों के बाद जो है, चूँकि वेरिएशंस तो हर जनरेशन में होता चला जाएगा, तो इस तरह से जो है कई जनरेशन्स के बाद जो है फिर जो जानदार जो होगा वो देखा जाएगा कि वो इस माने जानदार से जो है माने कई जनरेशन्स पहले जो उसके जो जद अमजद हैं उसके साथ बहुत ही इख्तिलाफ पाया जाएगा, और फिर वो जो है एक नया जो है स्पीसीज जो है बन जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, एक नई स्पीसीज का जो है जन्म होता है या एक पैदाइश होती है। तो नेचुरल सिलेक्शन में बोला गया कि नेचर उसी जानदार को जो है चुनेगा, रखेगा, जिंदा रखेगा जो माहौल के साथ मुताबिकत रख पाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डार्विन के मुताबिक जिन जानदारों में मुफीद इख्तलाफात पाए जाते हैं वही जानदार माहौल के साथ बेहतर मुताबिकत पैदा करते हैं, जबकि जिन जानदारों में नामुनासिब इख्तलाफात पाए जाते हैं वह ज़िंदगी के जद्दोजहद में नाकाम हो जाता है, उनका वजूद ख़त्म हो जाता है। कुदरत सिर्फ काबिल जानदारों को चुन लेती है, काबिल जानदारों को जो एबलेस्ट है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वही ज़िंदा रहते हैं, और नाकाबिल जानदारों को फना कर देती है। डार्विन ने इसे नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया। अब उसके बाद उसने क्या कहा कि इसी कुदरती इंतखाब के नतीजे में, अब तो इंतखाब हो गया कि किसको रहना है, किसको जिंदा रहना है, नेचर ने चुन लिया, तो कुदरती इंतखाब के नतीजे में मुनासिब तरीन जानदार जिंदा रह जाते हैं। अब वही जानदार जिंदा रहेगा जिसके पास फेवरेबल वेरिएशंस है। फेवरेबल वेरिएशंस वाले जानदार सिलेक्ट कर लिए गए नेचर के जरिया। अब ये अच्छा सिलेक्शन के बाद ये फेवरेबल वेरिएशंस वाले जो जानदार हैं वो जिंदा रह जाते हैं, तो उनमें पाए जाने वाले मुफीद इख्तलाफात उनके अगली नस्लों में मुंतकिल होते हैं। अब ये जो फेवरेबल वेरिएशंस जो हैं, जो जानदार जिंदा रह गए, जो बच गए, जिसको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, अब उसके अंदर जो फेवरेबल वेरिएशंस है, ये फेवरेबल वेरिएशन जिनसी तौलीदी के जरिया उनके जो बच्चे पैदा होंगे ये उसमें मुंतकिल हो जाएंगे। फिर एक नस्ल के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, इसलिए कई नस्लों तक जो है या नस्लन बाद नस्लन ये फेवरेबल वेरिएशन जो है क्या हो जाएंगे, मुंतकिल होते जाएंगे। और इसी तरह से वेरिएशंस के इंतकाल के बाद जो है एक वक्त ऐसा आएगा कि जो जानदार जो उसके बाद में जो जानदार ऑर्गेनिज्म जो पैदा होंगे वो अपने जो है क्या कहते हैं मैंने उसको जद्द अमजद से मुख्तलिफ नज़र आएंगे, ठीक है। और इस तरह से एक नई नौ की इब्तिदा होती है। तो ये था डार्विन का मेन पॉइंट्स ऑफ माने इवोल्यूशन के बारे में। तो उसका
डार्विन के नज़रिया में अहम चीज़ है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो एबलेस्ट है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो स्ट्रगल में जीत सकता है, जो कंपटीशन में दूसरे जानदारों को हरा सकता है, जो खुद को बका रख सकता है, ऐसे ही जानदारों को जो है नेचर जो है सिलेक्ट कर लेती है। अब उस जानदार में चूंकि वेरिएशंस फेवरेबल होते हैं और वही अब उस फेवरेबल वेरिएशंस जो है उनके औलाद में जो है फिर मुंतकिल होते चला जाता है। कई नस्लों के बाद जो है वेरिएशंस मुंतकिल होते होते जो है कई नस्लों के बाद फिर जो जानदार का जो वजूद होता है, जो वजूद पजीर है, वो जानदार जो है एक नया जो है रूप धारण कर लेता है और वो एक नया स्पीसीज कहलाता है, स्पीसीज बन जाता है। तो ये है डार्विन्स का माने इर्तिका का नज़रिया नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। इसे हम डार्विनिज्म भी कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि डार्विन का जो नज़रिया है इर्तिका के मुतालिक, उसके जो ख्यालात हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।